वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यूपी जेईई 2022 की तारीखों का ऐलान। संयुक्त पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा जून में होगी। उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद की ओर से उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया गया। परिषद की ओर से राज्य में यूपी जेईई यानी उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा का आयोजन 6 से 12 जून तक किया जाना निर्धारित किया गया है। तकनीकी शिक्षा बोर्ड उत्तर प्रदेश से संबद्ध सभी पॉलिटेक्निक संस्थानों द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए यूपी जेईई का आयोजन किया जाता है। पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में इच्छुक उम्मीदवार वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दूसरे चरण में आज 23,404 पोलिंग बूथ पर वोट डालेंगे 2 करोड़ 2 लाख मतदाता। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में आज सोमवार को होने वाले दूसरे चरण के मतदान में 9 जिलों के 55 विधानसभा क्षेत्र में 2 करोड़ 2 लाख से अधिक मतदाता अपने अधिकार का प्रयोग करेंगे। मतदान प्रातः 7 बजे से सायं 6 बजे तक चलेगा। उत्तर प्रदेश में 18वीं विधानसभा के गठन के लिए दूसरे चरण के मतदान में बदायूं, सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, अमरोहा, बरेली और शाहजहांपुर में पोलिंग होगी। द्वितीय चरण के मतदान में 2.02 करोड़ मतदाता अपने अधिकार का प्रयोग करेंगे। इसमें 1 करोड़ 8 लाख पुरुष, 94 लाख महिला और 1269 तृतीय लिंग के मतदाता हैं। यूपी के बुलंदशहर में खुलेगा आरएसएस का पहला सैनिक स्कूल। 23 फरवरी तक कराएं बच्चों का रजिस्ट्रेशन। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में आरएसएस का पहला सैनिक स्कूल खुलने जा रहा है। इस स्कूल को अप्रैल महीने में शुरू करने की खबरें आई। बताया जाता है कि स्कूल का नाम रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर रहेगा। यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अपनी तरह का पहला स्कूल होने जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि स्कूल की इमारत कमोबेश बन चुकी है। क्लास 6 से 10 के लिए आवेदन भी शुरू हो चुके हैं। रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर के निदेशक कर्नल शिव प्रताप सिंह ने बताया कि स्कूल में छात्रों को एनडीए, नेवल एकेडमी और भारतीय सेना की परीक्षाओं की तैयारियां कराई जाएंगी। राम मंदिर की सुरक्षा के लिए बन रहा नींव से भी गहरी 12 मीटर मोटी दीवार। भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। मंदिर की सुरक्षा ऊपर ही नहीं बल्कि जमीन के नीचे भी की जा सके, इसके लिए सबसे मोटी दीवार को खड़ा किए जाने का कार्य भी प्रारंभ कर दिया गया। इस दीवार को रिटेनिंग वॉल कहा जाता है। ट्रस्ट की माने तो ये दीवार 12 मीटर चौड़ी होगी, जिससे पानी की चोट और मिट्टी के कटान को रोकेगा। दरअसल राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय व कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने परिसर में चल रहे निर्माण का निरीक्षण किया। राम जन्मभूमि परिसर में दुनिया का सबसे सुंदर मंदिर बनाए जाने का कार्य किया जा रहा है, लेकिन सुंदरता के साथ मंदिर की सुरक्षा भी अहम है। मंदिर की सुरक्षा में करोड़ों रुपए खर्च कर पूरे परिसर को आधुनिक तकनीक से लैस किया जाएगा। लखनऊ से गोरखपुर, अयोध्या समेत 6 स्मार्ट शहरों के यातायात सफाई पर नजर। दुरुस्त होंगी सुविधाएं। स्मार्ट सिटी योजना में शामिल उत्तर प्रदेश के शहरों की निगरानी अब लखनऊ में बनाई जा रही सेंट्रल कमांड कंट्रोल सेंटर से होगी। इसके तहत पहले चरण में गोरखपुर, अयोध्या, शाहजहांपुर, मेरठ, फिरोजाबाद और मथुरा को सेंट्रल कमांड से जोड़ा जाएगा। इसके जरिए इन शहरों की यातायात व्यवस्था, कूड़ा उठान, वायु प्रदूषण पर निगरानी होगी। इन शहरों की फीड के आधार पर रिपोर्ट बनेगी, जिसके आधार पर आगे और सुधार किए जाएंगे। सेंट्रल कमांड कंट्रोल सेंटर गोमती नगर विस्तार स्थित निदेशक स्थानीय निकाय कार्यालय में 22 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। पहले चरण में जिन शहरों को लखनऊ सेंटर से जुड़ना है वहां भी कमांड सेंटर बन चुके हैं। सीएम योगी का आदेश, अब नाइट कर्फ्यू का घटाया 1 घंटे समय। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर में प्रभावी कमी आने के बाद शासन ने रात्रि कर्फ्यू के समय में भी परिवर्तन कर दिया है। ये कोरोना कर्फ्यू अब रात्रि 11 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा। इस फैसले से व्यापार जगत को काफी राहत मिलेगी। सभी प्रमुख बाजार, रेस्टोरेंट व बार आदि सभी तक रात्रि 10 बजे तक ही संचालित हो रहे थे। ये जानकारी अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने दी। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में हो रही विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए केंद्रीय चुनाव आयोग के स्तर से दी गई राहत के बाद ये फैसला लिया गया। चुनाव आयोग की तरफ से निर्देश जारी किया गया था कि राजनीतिक दलों व उम्मीदवारों को अब सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक चुनाव प्रचार की अनुमति होगी। राशन कार्ड बन जाएगा घर बैठे। आज ही जान लें इसे अप्लाई करने का प्रोसेस। राशन कार्ड हर भारतीय के लिए एक बेहद जरूरी दस्तावेज है, जिससे सरकार की तरफ से चलाई जा रही कई सेवाओं और योजनाओं का लाभ लिया जा सकता है। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि जब आपके पास राशन कार्ड नहीं होता और आप इन सेवाओं का लाभ नहीं ले पाते। ऐसे में आपको सरकारी दफ्तरों में ना भटकना पड़े, इसके लिए सरकार ने अब राशन कार्ड बनवाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया है। अगर आप राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं और भागदौड़ से भी बचना चाहते हैं तो आज हम आपको राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने का प्रोसेस बताने जा रहे हैं, जो बेहद आसान है।
और राशन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए आपको निम्न दस्तावेज जमा करने होंगे। आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, आपके घर में रहने वाले परिवार के सदस्यों के पासपोर्ट साइज फोटो, पैन कार्ड, पिछले बिजली बिल, आपका आय प्रमाण पत्र, जाति श्रेणी प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक और आपकी पासबुक के पहले पेज की फोटोकॉपी और आपके गैस कनेक्शन का विवरण। किसान कर्ज राहत योजना। केंद्र और राज्य सरकार किसानों की मदद करने और उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कई तरह की योजनाएं शुरू करती रहती है। इन योजनाओं का लाभ किसानों को समय समय पर मिलता रहे, इसके लिए सरकार निरंतर प्रयास भी करती है। किसानों को राहत पहुंचाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक महत्वाकांक्षी योजना के तहत किसानों के कर्ज माफ किए हैं। ये महत्वाकांक्षी योजना उत्तर प्रदेश किसान कर्ज राहत योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के छोटे और सीमांत किसान जो कृषि पर निर्भर रहते हैं, उनकी आर्थिक स्तर पर कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ऐसे किसानों के कृषि को माफ करना है। बढ़ता तापमान कराने लगा सर्दी में गर्मी का एहसास, सक्रिय होने लगा एक और पश्चिमी विक्षोभ। दिन में तेज धूप के साथ चल रही तेज ठंडी हवाओं के बीच अब गर्मी का एहसास होने लगा है। हालांकि बीच में दोपहर को ठंड का एहसास कुछ घंटों के लिए हुआ, लेकिन उसके बाद तेज हवा धूप पर हावी हो गई। दिन में धूल भरी तेज ठंडी हवाओं से लोग गर्मी और सर्दी दोनों का एहसास कर रहे हैं। मेरठ में लगातार तीसरे दिन मौसम बिल्कुल साफ रहा। नीले आकाश में सूरज ने अपनी अलौकिक छटा बिखेरी। असामाजिक तत्वों पर नजर रखेंगे चौकीदार। ग्राम प्रहरी सम्मेलन में डीआईजी ने दिए निर्देश। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर डीआईजी गोरखपुर परिक्षेत्र जे रविंद्र गौड़ ने महाराजगंज पुलिस लाइन में आयोजित ग्राम प्रहरी सम्मेलन को संबोधित किया। इस सम्मेलन में चौकीदारों को उनके कर्तव्यों का बोध कराते हुए अराजक तत्वों पर नजर रखने के निर्देश दिए गए। सम्मेलन को संबोधित करते हुए डीआईजी जे रविंद्र गौड़ ने कहा कि विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक है। आचार संहिता के दौरान गांव के चौकीदारों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। चौकीदारों को गांव के असामाजिक तत्वों पर निगाह रखने की जरूरत है। रेल यात्रियों के लिए बड़ी राहत। अब आज से मिलेगी कोरोना की वजह से बंद ट्रेन की पेंट्री कार सुविधा। लंबी यात्रा के दौरान रेल यात्रियों को भोजन को लेकर हो रही असुविधा से राहत मिलने जा रही है। कोरोना संक्रमण कम होते ही भारतीय रेलवे ने ट्रेन के अंदर डिब्बा बंद खाना बेचने से प्रतिबंध हटा दिया। परेशान यात्रियों को ध्यान में रखते हुए अब सभी ट्रेन में आईआरसीटीसी यानी भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम लिमिटेड खाना परोसेगी। देश के सभी ट्रेन में आज सोमवार यानी 14 फरवरी से पका हुआ भोजन यात्रियों को मिलना शुरू हो जाएगा। पेंट्री कार में ही खाना बनाया जाएगा। कोरोना की पहली लहर के बाद 22 मार्च 2020 से ट्रेन और स्टेशन पर पके खाने की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई थी। जून 2020 से ट्रेन का संचालन शुरू किया गया। मैनपुरी में बोले ओवैसी, भाजपा जुमलेबाज पार्टी तो सपा में जाति विशेष का होता है विकास। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को मैनपुरी के भोगांव स्थित नेशनल डिग्री कॉलेज में चुनावी जनसभा की। जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने भाजपा और सपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी झूठ और जुमलेबाज पार्टी है और सपा की सरकार में एक जाति विशेष को ही रोजगार दिया जाता था। दोनों पार्टीज ने एक विशेष वर्ग के साथ धोखा किया है। ओवैसी के बयान पर सीएम योगी का पलटवार। बोले देश शरीयत से नहीं संविधान से चलेगा। जिन्ना गन्ना के बाद अब यूपी की राजनीति में हिजाब विवाद ने जन्म ले लिया है। कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब अब नेताओं की जबानी जंग बन गया। हिजाब मामले में जब ओवैसी ने अपनी प्रतिक्रिया दी तो सीएम योगी ने उन पर करारा प्रहार किया। बरेली में निकाले गए रोड शो के दौरान सीएम योगी से हिजाब मामले पर जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा था कि देश संविधान से चलेगा, शरीयत कानून से नहीं। सीएम योगी की इस प्रतिक्रिया के बाद से ओवैसी ने एक जनसभा के दौरान एक बयान दिया। ओवैसी ने कहा, इंशाअल्लाह एक दिन इस देश में हिजाबी प्रधानमंत्री बनेगी। ओवैसी के इस बयान के बाद सीएम योगी ने उन पर हमला बोला। सीएम योगी ने ओवैसी के बयान पर पलटवार करते हुए एक ट्वीट किया। सीएम योगी ने ट्वीट पर लिखा, गजबाई हिंद का सपना देखने वाले तालिबानी सोच के मजहबी उन्मादी ये बात गांठ बांध लें, वो रहें या ना रहें, भारत शरीयत के हिसाब से नहीं संविधान के हिसाब से चलेगा। राजनाथ सिंह का सपा पर निशाना। प्रियंका गांधी ने योगी पर किया पलटवार। राजनाथ सिंह ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। एक जनसभा को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जो लोग खुद के समाजवादी होने का दावा करते हैं उनका समाजवाद से कोई लेना देना ही नहीं। तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले और समाज को डुबोकर सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग कभी समाजवादी नहीं हो सकते। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ट्वीट पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मेरे और राहुल के बीच विवाद हो ही नहीं सकता। मैं अपने भाई के लिए अपनी जान दे दूंगी और मेरा भाई भी मेरे लिए अपनी जान दे देगा, तो विवाद कौन सा। मायावती ने कहा, डबल इंजन की सरकार में युवाओं को नहीं मिला रोजगार, इंजन अलग कर दे।
सपा और भाजपा सरकार से जनता परेशान है, विकास से खास समुदाय तक सिमट कर रह गया। सपा शासन के दौरान गुंडा माफिया दंगाइयों का राज था। भाजपा शासन में दलित, अल्पसंख्यक, महिलाएं सुरक्षित नहीं, ब्राह्मण और मुस्लिम समाज भी उपेक्षित रहा। औरैया जिले के बिधूना में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री युवा बसपा सुप्रीमो मायावती ने ये विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव की सपा सरकार ने SC/ST आरक्षण खत्म कर अनुसूचित जातियों और जनजातियों के अधिकारों का डिमोनिशन किया, दलितों का सरकारी भूमि का कोटा खत्म कर दिया। बोली, किसी भी कीमत पर सपा को सत्ता में नहीं आने देना है। गड़बड़ी रोकने को मनरेगा के नियमों को सख्त करेगी सरकार। पिछले 2 वर्षों में मनरेगा में काफी गड़बड़ियों की शिकायत मिलने के बाद सरकार इस योजना को सख्त बनाने की तैयारी कर रही है। केंद्र ने 2022-23 के लिए मनरेगा के तहत 73,000 करोड़ रुपए आवंटित किए, जो चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमान में दिए गए 98,000 करोड़ रुपए से 25% कम है। अगले वित्त वर्ष के लिए आवंटन चालू वित्त वर्ष के लिए बजट अनुमान के बराबर है। सरकार के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि पिछले 2 वर्षों में बजट अनुमान के मुकाबले संशोधित अनुमान काफी अधिक रहा और ये पाया गया कि लाभार्थियों को इसका पूरा लाभ नहीं मिल रहा और बिचौलिए योजना के तहत उनका नाम दर्ज करने के लिए पैसे ले रहे हैं। होली पर 60 से अधिक स्पेशल ट्रेन तुरंत सीट करें, बुक नहीं हो जाएगी देर। होली पर घर आना जाना हुआ आसान। होली के मौके पर बड़ी संख्या में लोग रेल में सफर करते हैं। ऐसे में नियमित चलने वाली ट्रेन में यात्रियों को सीटें नहीं मिल पाती। इसको ध्यान में रखते हुए रेलवे ने होली के मौके पर स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया। इन स्पेशल ट्रेन में टिकट लेकर यात्री आसानी से सफर कर सकते हैं। नियमित ट्रेन में सीटों की कमी के चलते होली जैसे त्योहारों पर स्पेशल ट्रेन चलाई जाती हैं। इस बार रेलवे ने 60 से अधिक ट्रेन को दिल्ली व मुंबई रूट पर चलाने का फैसला किया, जिससे होली के मौके पर यात्रियों को सुविधा होगी। होली से पहले ज्यादातर नियमित ट्रेन में सीट्स फुल हो गई हैं। ऐसे में होली पर अपने घर वापस आने वाले यात्रियों को स्पेशल ट्रेन में टिकट बुक कराने के लिए प्रयास करने चाहिए। डीए एरियर पर आया नया बड़ा अपडेट। मोदी सरकार ने बताया किस दिन सैलरी में देगी 2 लाख रुपए। मोदी सरकार की तरफ से महंगाई भत्ते के एरियर को लेकर बड़ा अपडेट आया है। अगले हफ्ते सरकारी कर्मचारियों को खुशखबरी मिल सकती है। अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो केंद्र सरकार कर्मचारियों को 2 लाख रुपए वन टाइम सेटलमेंट के तौर पर एक बार में 1.5 साल यानी 18 महीने का डीए एरियर दे सकती है। सरकार के फैसला अगले हफ्ते होने वाली कैबिनेट मीटिंग में ले सकती है। अगर ऐसा होता है तो सरकारी कर्मचारियों को अगले महीने 2 लाख रुपए मिल सकते हैं। सरकारी कर्मचारियों को उम्मीद थी कि डीए एरियर देने को लेकर सरकार विचार करेगी और उसका हल जल्द निकालेगी। नेशनल काउंसिल ऑफ JCM के सचिव शिव गोपाल मिश्रा के मुताबिक काउंसिल ने सरकार से डिमांड रखी है, लेकिन अभी तक उसका कोई हल नहीं निकल पाया है। भारतीय रेलवे में 10वीं पास के लिए 756 पदों पर भर्ती, 7 मार्च लास्ट डेट। 10वीं पास युवाओं के लिए भारतीय रेलवे में सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। भारतीय रेलवे ने ईस्ट कोस्ट रेलवे के तहत अप्रेंटिस के 756 पदों पर भर्ती निकाली। योग्य उम्मीदवार इंडियन रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन करने की तारीख 7 मार्च 2022 है। उम्मीदवारों को मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम 50% अंकों के साथ कक्षा 10वीं पास होना जरूरी है। साथ ही संबंधित ट्रेड में ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। टाटा की एयर इंडिया और एयर एशिया के बीच बड़ी डील, आपको होगा ये फायदा। टाटा ग्रुप की एयरलाइंस एयर इंडिया और एयर इंडिया एशिया किसी कारण से किसी फ्लाइट के निलंबित हो जाने पर अपने अपने फ्लाइट्स में एक दूसरे के पैसेंजर्स को जगह देंगे। टाटा ग्रुप की एयरलाइंस एयर इंडिया और एयर एशिया इंडिया के बीच आपसी सहयोग की दिशा में उठाया गया ये पहला कदम है। इसके लिए दोनों एयरलाइंस में एक इंटरलाइन कंसिडरेशन ऑन इरेगुलर ऑपरेशन एग्रीमेंट किया गया है। यह एग्रीमेंट 2 साल के लिए किया गया और ये 9 फरवरी 2024 तक वैध रहेगा। अब सस्ता होगा कुकिंग ऑयल, सरकार ने लागू किया ये बड़ा फैसला। CBIC ने एक नोटिफिकेशन जारी कर क्रूड पाम ऑयल और अन्य क्रूड ऑयल पर इंपोर्ट ड्यूटी में की गई कमी की मियाद को और 6 महीने तक बढ़ा दिया। इस तरह ड्यूटी में की गई कमी 30 सितंबर तक लागू रहेगी। इंडस्ट्री बॉडी सी क्रूड पाम ऑयल और रिफाइंड पाम ऑयल पर लगने वाली इफेक्टिव ड्यूटी के अंतर को 11% पॉइंट पर रखने की मांग करती रही है। इसकी वजह है कि रिफाइंड ऑयल के ज्यादा इंपोर्ट से घरेलू रिफाइनरियों पर असर देखने को मिलता है। रिफाइंड पाम ऑयल पर इफेक्टिव इंपोर्ट ड्यूटी 13.75% है। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए बदल गए हैं नियम, इस बार आपका फायदा ही फायदा। गाड़ी चलाने वालों के लिए काम की खबर है। ड्राइविंग लाइसेंस पाने के लिए अब आपको रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस के चक्कर लगाने, लंबी लंबी लाइंस में लगने की जरूरत नहीं। केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियमों को बेहद आसान कर दिया। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए नियमों में किए गए संशोधनों के मुताबिक अब आपको किसी तरह का कोई ड्राइविंग टेस्ट RTO जाकर देने की जरूरत नहीं होगी। केंद्रीय सड़क परिवहन और हाईवे मंत्रालय ने इन नियमों को नोटिफाई कर दिया है। ये नियम लागू भी हो चुके हैं। इससे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए RTO की वेटिंग लिस्ट में पड़े हैं बड़ी राहत मिलेगी।
राष्ट्रीय पशुधन मिशन पशुपालकों को मिलेगी 50% की सब्सिडी। आमतौर पर जो भी किसान होते हैं वो अपने परिवार के पालन की जरूरत के रूप में पशुपालन जरूर करते हैं। पशुपालन का प्रमुख उद्देश्य आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए रखने के लिए दुधारू पशुओं से दूध उत्पादन के साथ अन्य डेयरी उत्पादों की बिक्री है। इसके साथ ही पशुपालन से किसान परिवार के पूरे सदस्यों का स्वास्थ्य दुरुस्त रहता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अपने स्वास्थ्य के साथ ही अपने पालतू पशुओं के स्वास्थ्य पर भी पूरा ध्यान दिया जाए? अब आपको इसकी भी चिंता करने की ज्यादा जरूरत नहीं रहेगी। बता दें कि केंद्र सरकार की योजना के तहत राष्ट्रीय पशुधन मिशन के माध्यम से चारा विकास और पशुओं के स्वास्थ्य के लिए 50% की सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान किया गया है। सरकारी प्रतिभूतियों में 2 लाख करोड़ बढ़ सकती है आरबीआई की हिस्सेदारी। अगले वित्त वर्ष में सरकार के रिकॉर्ड कर्ज लेने की योजना। सरकार द्वारा अगले वित्त वर्ष में रिकॉर्ड कर्ज लेने की योजना के मद्देनजर रिजर्व बैंक की सरकारी प्रतिभूतियों में हिस्सेदारी करीब 2 लाख करोड़ रुपए बढ़ सकती है। केंद्रीय बैंक के पास पहले ही 80.8 लाख करोड़ के बकाया सरकारी बॉन्ड में 17% की हिस्सेदारी है। एसबीआई रिसर्च की एक रिपोर्ट में कहा गया कि बड़े कर्ज कार्यक्रम की वजह से रिजर्व बैंक को कम से कम 2 लाख करोड़ रुपए के बॉन्ड के लिए खरीदार तलाशने होंगे, क्योंकि बैंक सामान्य तौर पर 10 साल से कम के लघु अवधि के कर्ज का विकल्प चुनते हैं। बजट 2022-23 में सरकार के द्वारा 14.5 लाख करोड़ का सकल कर्ज लेने का अनुमान है। भारत ने 36 राफेल लिए 8.7 अरब डॉलर में। इंडोनेशिया ने 8.1 में लिए 42। इंडोनेशिया ने फ्रांस से 42 राफेल विमान खरीदने का सौदा किया है। ये डील 8.1 अरब डॉलर की है। फ्रांस के रक्षा मंत्री ने 10 फरवरी 2022 को यह ऐलान किया। बता दें कि भारत ने 2016 में फ्रांस से 36 राफेल विमानों का सौदा किया था। भारत ने 36 विमानों के लिए ही 8.7 अरब डॉलर में डील की थी। फ्रांसीसी रक्षा मंत्रालय के अफसर ने बताया कि दोनों देशों के बीच समझौते पर दस्तखत किए गए। पहले फेज में अगले कुछ माह के दौरान जकार्ता को 6 राफेल सौंपे जाएंगे। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।